नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A plano convex lens having a radius of curvature of a first surface 2 cm exhibits a focal length of f1 in air। यहाँ पर एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हमें दी गई है। मान लेते हैं ये एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ये जो सरफेस है इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इसका जो फोकल लेंथ है वो f1 बताया गया है और कहाँ पे रखा है इसे? एयर में। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है उसे हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, आगे। Another plano convex lens with the first surface radius of curvature 3 सेंटीमीटर। और एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे दी गई है। इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और इसका जो फोकल लेंथ है ये f2 है। फोकल लेंथ ऑफ f2 when it is emerged in a liquid of refractive index 1.2। अब यहाँ पे मीडियम जो है वो लिक्विड दिया गया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये है 1.2। If both the lenses are made of same glass of refractive index। तो ये दोनों ग्लासेस जो है वो सेम मटेरियल से ही बनाए हुए। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का ये है 1.5 और क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ f1 एंड f2। तो हमें यहाँ पे f1 अपॉन f2 जो होगा वो कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो 1 अपॉन f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू 1 अपॉन म्यू 2 भी होता है, लेकिन ये सिंपल है। जो फर्स्ट होगा वो लेंस के लिए होगा और जो डिनोमिनेटर में वो मीडियम के लिए होगा। तो आप सिंपली इस तरह से याद रख सकते हो। तो अगर मैं फर्स्ट लेंस की बात करूं तो यहाँ पे 1 अपॉन f1 मुझे मिल जाएगा। म्यूएल कितना है? म्यूएल है 1.5 अपॉन ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 माइनस 1। यहाँ पे 1 अपॉन r1 लिखेंगे। r1 है 2 सेंटीमीटर माइनस 1 अपॉन r2। अब देखो ये जो सेकंड साइड आप लोग देख रहे हो इसकी जो रेडियस होंगी वो कितनी होंगी? वो होंगी इन्फिनिटी। सही है, क्योंकि ये प्लेन है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 बनेगा, तो इसको हटा देते हैं। तो 1.5 माइनस 1 ये होगा 0.5 इंटू 1/2। तो 0.5 का मतलब 1/2 ही होता है। सो 1/2 इंटू 1/2 अगर हम लोग लिख देते हैं तो यहाँ पर 1 अपॉन f1 जो है ये हमें 1/4 मिलेगा। इसीलिए f1 की जो वैल्यू होंगी यहाँ पे वो 4 होंगी। समझे? आगे। अब सेकंड लेंस के लिए इसी तरह से निकालो। 1 upon f2 is equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r। वही फॉर्मूला। तो क्या होगा आगे? सो 1 upon f2 is equals to refractive index of lens is 1.5, refractive index of medium is 1.2 minus 1 into 1 upon 3 और r2 तो वहां पे इंफिनिटी होगा। सो 1 अपॉन इंफिनिटी बिकम्स 0। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो 1 अपॉन f2 हमें मिलेगा। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हटा दो। सो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे मिलेगा हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 1/4 और यहाँ पर है 1/3। सो वी कैन से 1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12। तो यहाँ से हमें f2 की वैल्यू मिलेगी 12। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है f1 अपॉन f2 तो कर दो। f1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू f1 है 4 अपॉन 12। सो इट बिकम्स 1/3। मींस ऑप्शन जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ऑफ मास m moves on a bank road having a radius r and banking angle theta। To avoid slipping from a bank road, the maximum permissible speed of the car is V naught, the coefficient of friction between the wheels of the car and bank road is। तो यहाँ पर हमें म्यू की वैल्यू जो है पूछी गई है। काफी आसान क्वेश्चन है। देखो अब देखो फॉर्मूला जो है इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मानो एक बैंक रोड है इस तरह से और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। रोड पता है कैसी जा रही? इस तरह की ये रोड है ऐसे, और वहां पे ये व्हीकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो मान लो यहाँ पे व्हीकल है, तो सबसे पहले
इस व्हीकल पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे उसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहला जो फोर्स होगा वो होगा उसका खुद का वेट, और ये वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि होगा mg। सेकंड फोर्स जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, जो टॉप सरफेस होता है ऑब्जेक्ट का, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसे हम लोग कह देंगे यह। ठीक है। अब यहाँ पर और एक फोर्स होता है जो कि होता है फ्रिक्शनल फोर्स। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम प्लॉट करूं, मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो x एक्सिस है, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, अभी रिजॉल्व करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा, और बाय ज्योमेट्री ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं अभी, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हम लोग कोसाइन लगा देते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये होगा n cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बन जाएगा n sin थीटा। समझे। उसी तरह से ये फ्रिक्शनल फोर्स भी देखो, ये भी इंक्लाइन ही है, इसे भी रिजॉल्व करेंगे। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसके साथ थीटा है, ये होगा एफ आर कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा एफ आर साइन थीटा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये यन साइन थीटा और एफ आर कॉस थीटा ये दोनों मिलकर किसे बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर इस सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, जो कि है यम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है। अगर मैं अभी इसी डायग्राम से इक्वेशन बना दूं तो हम लोग बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, यहाँ पर है यन साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा, लेकिन एफ आर किसके बराबर होता है म्यू एन के बराबर। सही है। तो ये बन जाएगा म्यू एन कॉस थीटा, ये दोनों किसके बराबर है, सेंट्रिपिटल फोर्स के, जो कि है यम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। उसी तरह से वर्टिकल फोर्सेस देख लो। वर्टिकल फोर्सेस एन कॉस थीटा जो है ये इन दोनों से बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं एन कॉस थीटा माइनस एफ आर मतलब म्यू एन साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा, तो होगा mg के बराबर। अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं, मान लेते हैं अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये यम इस यम के साथ कैंसिल होगा, और यहाँ पे ये यन जो है ये यन भी कैंसिल होगा। से तो बचेगा कौन, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ठीक है। तो ऑप्शन में tan थीटा प्रेजेंट है देखो, तो tan है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को cos से डिवाइड करना होगा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा tan थीटा प्लस म्यू, सिर्फ म्यू ही बचेगा, डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे देखो, तो हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालना है। तो म्यू निकालना है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, आर जी इंटू टेन थीटा करे तो आर जी टेन थीटा प्लस म्यू आर जी इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर इंटू वन वी नॉट स्क्वायर माइनस म्यू इंटू वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। चेक कर लो। ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए। तो म्यू को एक साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये म्यू जो है मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कौन बचेगा, आर जी, और कहाँ पर है म्यू, यहाँ पर है देखो। तो इस टाइम को इस साइड ले लो तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, और इसको उस साइड भेज दो, माइनस आर जी टेन थीटा। तो सिंपली हमें यहाँ पे म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि होगा वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। चेक कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारे लिए ऑप्शन वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा अपॉन आर जी प्लस, तो ऑप्शन सी जो होगा देखो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए ऑफ ईच प्लेट and separation D between the plate. If E is the electric field and epsilon naught is the permittivity of free space,
between the plate then the potential energy stored in the capacitor. काफी आसान क्वेश्चन है देखो। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी जाती है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/2 CV²। बेसिक कॉमन फॉर्मूला है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। और कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? वो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। सही है। और V का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल्स टू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E इज इक्वल्स टू V अपॉन डी। ये वाला भी फॉर्मूला है अपने पास। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि V जो है ये क्या होगा? ये ये होगा ED। बस यही वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी मतलब कौन है? वो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू और V² है यहाँ पे E² इंटू D² लिख देते हैं। तो यहाँ से एक D जो होगा वो कैंसिल होगा और हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगी जो कि होंगी 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी इंटू E²। चेक कर लो, ठीक है। तो कहाँ पे ये ऑप्शन 1/2, तो ये तो यहाँ पे तो है नहीं, ये 1/4 1/3/4 ये तो है ही नहीं। तो 1/2 ए की जगह पे एप्सिलॉन नॉट E² ए इंटू डी, मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An ideal gas goes from an initial state to final state. During the process, pressure of gas increases linearly with temperature. तो यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर के साथ लीनियरली वैरी कर रहा है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट सही है या गलत है ये हमें बताना है। उनका फर्स्ट स्टेटमेंट है द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज जीरो। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है ये होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि पी जो है ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उस समय वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। सही है। और अगर मुझे वर्क डन निकालना हो वेरिएबल प्रेशर के लिए तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी। डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, जितना V1 है उतना ही V2 है। इसीलिए डीवी मतलब क्या होता है? चेंज इन V2 माइनस V1 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन V2 और V1 की वैल्यू तो सेम ही है। सही है। तो डीवी कितना होगा? ये होगा 0। और 0 इंटू एनीथिंग करेंगे तो वर्क डन जो मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। इसलिए उनका जो कहना है वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस है 0, ये सही है। ठीक है, समझे? आगे, हीट एडेड टू गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। अब देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पर जो डब्ल्यू है इसकी वैल्यू तो 0 है, तो बचेगा कौन यहाँ पे? सिर्फ अभी ये होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो चेंज ऑफ हीट एक्सचेंज है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो इनका क्या कहना है? हीट एडेड टू गैस इज डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि वो डिफरेंट है, लेकिन वो दोनों कैसे है? सेम ही है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आगे देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज। वॉल्यूम कैसा है यहाँ पे? पहले हमने क्लियर किया हुआ है वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज। अब सबसे पहले इंटरनल एनर्जी जो है वो गैस की वो बढ़ रही है या फिर कांस्टेंट रह रही है, हमें बताना है। सबसे पहले प्रेशर जो होगा, प्रेशर कब बढ़ेगा? जैसे देखो, जैसे आइडियल गैस है, अगर हम इसे हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पर उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होती है? उस सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो एनर्जी होंगी उस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए वहां पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। उसके बाद इनका कहना है प्रोसेस इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो ऑलरेडी वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट ही है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है कि ऐसे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसी तरह से आइसोकोरिक जिसमें
वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर ए, डी और ई ये तीनों ही सही है, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी ऑफ बोर एटम द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज 2000 एंगस्ट्रॉम। मान लेते हैं ये स्टेट ए है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सी इस स्टेट में जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी, इनकी वेवलेंथ हमें बताई गई है, ये है 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे। एंड इट बिकम्स 6000 एंगस्ट्रॉम व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब जो एनर्जी होंगी वो यहाँ पर डिक्रीज्ड होंगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे तो भी जो स्टेट बी है ये प्रेजेंट है, और यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा, जंप करेगा सी इसके अंदर, तो यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ होगा वो होगा 6000 एंगस्ट्रॉम। समझ रहे हो? आगे। देन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। तो जब इलेक्ट्रॉन ए से बी तक जाएगा, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी, तो इनकी वेवलेंथ कितनी होंगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले चेंज इन एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एच सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है ना, या फिर एच इंटू न्यू भी लिख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी होंगी अपने पास। तो सबसे पहले चेंज इन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली ए इस स्टेट से सी इस स्टेट में जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे ई ए माइनस ई सी इज इक्वल टू एच सी। वेवलेंथ कितनी होंगी तब? वो तो होगी 2000। सही है। उसी तरह से अब इलेक्ट्रॉन जो है ये बी इस स्टेट से सी इस स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं ई बी माइनस ई सी, ये किसके बराबर होगा? ये होगा एच सी अपॉन 6000 के बराबर। सही है। अब यहाँ पे अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें निकालना है जब ये स्टेट ए से स्टेट बी अगर चला जाता है तो वो समय उसकी वेवलेंथ कितनी होंगी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये ईसी जो होगा वो इस ईसी के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा ई ए माइनस ई बी। मतलब स्टेट ए से स्टेट बी में जो एनर्जी चेंज हो रही है वो इज इक्वल टू एच सी। अभी एच सी को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एच सी जो होगा वो यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा को 1/2000 माइनस 1/6000। तो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कौन बचेगा? एच सी अपॉन 3 माइनस 1 2, ठीक है। सो 2/6000, 2/6000 मीन्स 1/3000। तो यहाँ पे 3000 लिख देते। और ये जो चेंज इन एनर्जी है इसको हम लोग लैम्बडा डैश भी बोल सकते हैं। लैम्बडा डैश बोलने से अच्छा है पहले हम इसे क्या करते, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला देखो, एच सी अपॉन लैम्बडा, तो ये बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा डैश ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर ये एच सी के साथ कैंसिल होगा, और जो लैम्बडा डैश होगा वो होगा 3000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा।